प्रोग्राम सवाल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम फेसलेस ई टिकटिंग के निज़ाम के हवाले से बात करेंगे। ये निज़ाम 27 अक्टूबर से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ था। रोज़ाना की बुनियादों पर हज़ारों की तादाद में भारी भरकम जुर्माने किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि शहरी कितना ट्रैफिक क़वानीन पर अमल दरामद कर रहे हैं। शहर में ज़ेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी जानेंगे। आखिर क्या वजह है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपने तबादले मुख्तलिफ ज़िलों में करवा रहे हैं। IG सिंध की जानिब से क्या अहकाम दिए गए हैं। तमाम तर मौज़ूओं पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले चलते हैं शहरियों की जानिब और उनसे राय जानते हैं कि उनका ई चलान के हवाले से क्या कहना है। जुर्मानों के हवाले से पैसे ज़्यादा हैं, कम है, क्या कहेंगे इस निज़ाम के? यार पैसे तो वाकई में ज़्यादा हैं, पर अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो फ़िलहाल कोई ऐसा चालान हुआ नहीं है। बहरहाल पैसे बहुत ज़्यादा हैं चालान में। शहरी इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हैं लोग। इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने चालान बना रहे हैं। पता नहीं क्या होगा कराची का। ई चालान निज़ाम अच्छा तो है, हमारा रोड का ट्रैफिक बेहतर हुआ है इससे, लेकिन हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ प्रोवाइड नहीं करा। तो अगर वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करे तो फिर ये है कि बेहतर है ई चालान। Actually it's good, but if they spend that challan money on the roads which are very difficult to drive of course, तो it's good, it's a very good initiative। लेकिन अगर लोग भरें चालान और हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट इस पैसे को यूटिलाइज़ करे रोड्स बनाने में, जहाँ ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। सीट बेल्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया हुआ आपने? मैंने नहीं किया बिकॉज आदत ही नहीं है, बिकॉज पीपल आर नॉट यूज टू ऑफ इट। तो अगर कोई करता है तो शायद वो यूज़ टू होगा, और 80% अवाम नहीं है यूज़ टू इन चीज़ों की। ये आपको भी पता है कि पाकिस्तान का ट्रैफिक निज़ाम इज़ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो इट्स बेटर कि अगर सब करने लगें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, I'll try to do that। अच्छा निज़ाम लॉन्च किया गया है पुलिस की जानिब से, और इसमें लोगों के मैंने बहुत फ़र्क देखा है। अब लोगों में काफ़ी फ़र्क आ गया है कि पहले जो ओवरटेक करते थे, ओवर स्पीडिंग करते थे, सीट बेल्ट नहीं पहनते थे। इसमें लोगों का भी फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा है। और सीट बेल्ट पहनना, खुद सिक्योर रहना, फैमिली उनकी सिक्योर है, वो खुद सिक्योर हैं। तो स्पीड लिमिट के हिसाब से जो है अब 60 मुकर्रर की गई है, तो वो लिमिट में भी चला रहे हैं। लोग बहुत एहतियात कर रहे हैं। अच्छा निज़ाम है, आवाम का फ़ायदा है इसमें। काम तो बेहतर ही नहीं, लेकिन सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। रोड बना ले, सिग्नल बना ले, ये गड्ढे वड्ढे बना ले तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। एक जुर्माने थोड़े कम करते, बहुत ज़्यादा है, इतना कमा नहीं सकते जितना कि हम जुर्मानों में भर रहे हैं। ट्रैफिक इम्प्रूव हो गई है, लोग अब रूल्स कम तोड़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, तो आई थिंक और ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन थोड़े से और चालान होंगे, सख्ती होगी तो आहिस्ते आहिस्ते होगा। निज़ाम फ़ौरन तो चेंज नहीं होता। यहाँ पर ट्रैफिक भी ज़्यादा है, रूल्स भी ज़्यादा टूटते हैं। अच्छा है। शहरियों का मिला जुला रुझान सामने आया है, और इस तमाम तर हवाले से DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का क्या कहना है। शहर में सिग्नल्स के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उनसे उनके पास चलते हैं और उनसे मज़ीद भी जानते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है दुनिया के लिए, तो एक प्रिमिटिव फॉर्म है, क्योंकि वी आर नॉट री इन्वेंटिंग एनी व्हील। We are actually implementing what the world has already done in the last 2 decades. देखें, नफरी तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती अगर हम नंबर्स में जाएं, बिकॉज यहाँ पर आपको पता है 2.5 करोड़ की आबादी है और तकरीबन जो है ना 70 से 80 लाख गाड़ियाँ हैं। तो इफ़ यू कीप ऑन एडिंग मैन पावर, दिस इज़ नो सोल्यूशन। सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन में है। आपको रोड पे खड़े होकर गाड़ियों को चलान करने से कभी भी मामला हल नहीं होगा। तो दिस इज़ द राइट स्टेप। अब हम 5000 हैं ना ऑफिसर्स पूरे ट्रैफिक में, ये बहुत हैं। अगर आपके पास इस तरह के विजिलेंट कैमरे हैं और आपके पास AI बेस्ड जो है ना टिकटिंग सिस्टम है, और उसमें ये लेटर स्टेज पर इसको इनकॉर्पोरेट होना था स्मार्ट सिस्टम को, लेकिन हमने और मुख्तलिफ मीटिंग्स में बैठकर ये डिसाइड किया और अब हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वी आर ऑल रेडी। तो हम जितनी भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, इन्फोर्समेंट है, उसको हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं, और इन द ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट। और जो मैन पावर हमारा इस वक्त इन्फोर्समेंट में यूटिलाइज हो रहा है, ये सारा मैन पावर फिर रेगुलेशन में आएगा और लोगों की खिदमत करेगा। कोई भी ऑफिसर जो है वो टिकट या चालान रोड पे खड़े होकर नहीं कर सकेगा। दिस इज़ आवर विजन, और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का विजन है, ये हमारे IG सिंध का विजन है, एडिशनल IG कराची का विजन है। वील स्टार्ट ऑफ इन कराची फर्स्ट एंड दिस विल एस्केलेट टू होल ऑफ सिंध। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, सिग्नल्स और दीगर मसाइल के हवाले से DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का आपने मौक़िफ़ जाना। इस वक्त मैं 3 तलवार पे मौजूद हूँ
काफ़ी ज़्यादा ये तनकीद सामने आ रही थी कि जो सिग्नल्स ख़राब हैं या जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्पीड लिमिट बताई गई है वो साइंस मौजूद नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम शुरू कर दिया गया है। 3 तलवार, 2 तलवार, मेट्रोपोल, इन तमाम इलाकों में लेन मार्किंग की जा चुकी है, जबकि मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी बाकायदा निशानात वाज़ेह तौर पर बनाए गए हैं। अब तक ई चलान के ज़रिए 45,000 से ज़ायद चलान किए जा चुके हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक अच्छा इकदाम भी सामने आया, जो पहला चलान हो रहा है उसको माफ़ भी किया जा रहा है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 11 फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। इस ई चलान के बाद फैसिलिटेशन सेंटर में क्या सूरत हाल है, आइए हम आपको वहाँ जाते हैं और आगाह करते हैं। जैसे कि आपको पता है ई टिकट सिस्टम जो है वो 27 तारीख से वो ऑन हो गया सिस्टम, और टिकट्स जो है वो लोगों के घरों पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि अगर आपको उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, या वो आप समझते हैं कि किसी तरह वो गलत चलान इशू है, तो हमने शहर में 11 मुकामात के ऊपर सहूलत सेंटर बनाए हैं। ठीक है, उसमें SSP मलीर ऑफिस है, SSP सेंट्रल ऑफिस है, SSP ईस्ट ऑफिस है, ये सेक्रेटेरिएट ट्रैफिक सेक्शन है हमारा, ये नया बना है, यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह प्रेडी ट्रैफिक सेक्शन है, इसी तरह फ़िरोज़ाबाद में, और इसी तरह आपको डिग रोड शारा फैसल पे मिलेगा। तो आज हम मौजूद हैं इस वक्त सेक्रेटेरिएट ट्रैफिक सेक्शन में। तो जिनको टिकट्स जा रहे हैं, जो इस इलाके के लोग हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। जब वो हमारे पास पहुँचेंगे यहाँ पे, तो हमारे ये रहनुमा यहाँ पे बैठे हुए हैं सहूलत सेंटर के। अब जैसे ये कंप्लेनेंट ला के बैठे हुए हैं, ये आएंगे और अपने टिकट यहाँ पे इनको देंगे। जैसे वो टिकट देंगे तो ये जो हमारे ऑफिसर हैं, ये लैपटॉप पे उसको फीड करेंगे, पंच करेंगे। जैसे वो पंच हो जाएगा तो आपका क्लॉक रुक जाएगा। जो आपको जो सहूलत दी है कि अगर आप 14 दिन के अंदर उसको पे करेंगे तो 50% ऑफ हो जाएगा, 21 दिन में वो रेगुलर अपनी वापस जगह आ जाएगा, और फिर उसके बाद वो डबल हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे आप सहूलत सेंटर पहुंचेंगे, आपकी कंप्लेन यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगी। रजिस्टर होते के साथ ही आपको एक स्लिप दी जाएगी, तो आपका वो बेसिकली आपका क्लॉक, घड़ी जो है वो टाइमर वो रुक जाएगा। यहाँ से जो आपको रसीद देंगे, उसी के साथ सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर मुश्तमिल कमेटी है, एक SSP साहबान, एक DSP साहब और CPLC के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये 3 ऑफिसर्स के ऊपर कमेटी है। वो आपको कॉल करेंगे, आप उन तक जाएंगे, और जैसे आप उन तक जाएंगे तो वहाँ वो उसको इंक्वायरी करके फ़ैसला करेंगे कि आइदर ये गलत इशू है या कि ठीक इशू है। अगर वो ठीक इशू है, आपको उन्होंने कायल कर लिया, तो आपको वो भरना पड़ेगा। वहीं उसी वक्त से फिर आपका जो टाइमर है दोबारा शुरू हो जाएगा। और अगर वो इस बात पे कायल हो गए कि बाय सम एरर ये चलान जो है वो गलत निकल आया है, तो उनके पास इख्तियारात हैं कि वो उस टिकट को वो क्लोज़ कर देंगे, तो वो टिकट आपका क्लोज़ हो जाएगा। मुख्तलिफ वायलेशन में गाड़ियों को चलान दिए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्डेड है वो सीट बेल्ट रिकॉर्ड हो रहा है। नंबर 2, हेलमेट का इस्तेमाल ना करना मोटरसाइकिल पे। इसके अलावा अदर वायलेशन में है टिंटेड गिलास, सिग्नल वायलेशन, रॉन्ग वे वन वे पर जाना, और नो पार्किंग वगैरह शामिल है। अब देखने में आया थोड़ी इसमें कमी वाक़या हो रही है। आने वाले दिनों में लोगों आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं, और हमारा यही मकसद है कि लोगों को एजुकेट करना, अवेयरनेस देना। यहाँ पर मेरा काम ये है कि आवाम को ई टिकटिंग के हवाले से किसी भी किस्म की कोई शिकायत होती है तो वो यहाँ जो है हमारे पास आएंगे, तो हम उनकी जो भी शिकायत हैं उसको हम एज अ कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद जो है हम उसको एक कंप्लेंट स्लिप देंगे। ठीक है, तो फर्दर जो है उसके ऊपर जो हमारी इंक्वायरी टीम है वो 1-2 रोज़ के अंदर, 3 रोज़ के अंदर जो है वो उस शिकायत को अंदर से रब्ता करेगी कि उसको जो भी शिकायत हैं, ठीक है ना, उस हवाले से जो है टीम हमारी उसके ऊपर जो है ना बात करेगी उससे। अगर उसका जो है वो चालान जो है वो प्रॉपर हुआ, या उसकी जो वायलेशन जो है वो उसकी जो है उसने वायलेशन की है, तो उसको जो है वो चालान जो है वो पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हैं, उसके जो उसने कहा कि उसका इंक्वायरी टीम अगर कहती है कि उसको वीडियोज़, एविडेंस वगैरह जो भी उसको दिखाती है, तो वो जो है उसका वायलेशन उसने नहीं की, या किसी भी किस्म किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से कोई चालान गलत निकल आया, तो इंक्वायरी टीम जो है वो उसका जो चालान है वो उसको मनसूख कर देगी। बाकी इसके अलावा जो है हमारा जो कोई भी आवाम अगर किसी आवाम को अगर किसी भी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात से अगर जो है उसको आगाही चाहिए होती है, तो हमारा काम ये है उनको ई टिकटिंग, ई चलान के हवाले से उनको आगाही देना है। इस वक्त है सोशल मीडिया पे ट्रैफिक पुलिस से चलान इशू करे ई टिकटिंग के हवाले से। ठीक है, तो इसी तरह मेरी घर यहाँ बिल्कुल करीब था, मैं गुजर रहा था, तो मैंने कहा चले जाके मालूम कर लेते कि यहाँ के ई टिकटिंग के हवाले से जो सहूलत सेंटर बनाया गया इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने विज़िट किया। यहाँ अपने ट्रैफिक के रहनुमा बैठे हैं ज़ुबैर अहमद साहब, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा गाइडलाइन की। बड़ा बेहतरीन प्रोसेस इनका सिस्टम चल रहा है, जो कि आवाम के लिए आसानी के लिए पैदा करने के लिए बनाया गया है। कुछ लोगों की आदत बनी हुई है ना, जैसे कि अब निकल जाता है गलत रास्ते में, तो आहिस्ते आहिस्ते मतलब बेहतरी की तरफ आते हैं मामला। अब जैसे जैसे मतलब ये फाइनल लग रही है,
तो लोग खुद ब खुद बेहतरी की तरफ आएंगे और क्या कर सकते हैं, अमल दरामद करेंगे। बाकी हमारी भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इनके जो फ़ाइन हैं उन पर थोड़ा सा जो है ना कमी हो तो बेहतर है, क्योंकि गरीब आदमी अगर गलती से भी हो जाता है ना चालान तो भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। चालान ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसके लिए अगर कोई 25,000 रुपये कमाने वाला है 5,000 चालान के भर देगा, 20,000 रुपये में घर का कैसे चलाएगा? वो घर का तो नहीं चला सकता। वो तो 5,000 रुपये उसको मंथली शॉर्ट पड़ गए, हो जाता है इंसान से। कोई जा रहा है स्पीड में, सिग्नल एकदम बंद हो गया तो रोकने में टाइम लगता है, ज़रा से आगे चलेगा कैमरा तो पकड़ लेगा, कैचअप कर लेगा वो, उसको करके वो आपका चालान भेज देगा घर के ऊपर। कोशिश यही होनी चाहिए कि कोशिश हम लोगों को करना चाहिए, मिलके गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और अच्छी चीज़ को हमेशा एफिशिएंट करना चाहिए। ई चालान के सिस्टम के निफाज के बाद से शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई नंबर प्लेट में टैंपरिंग कर रहा है, कोई नंबर प्लेट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। इसके अलावा DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से एक इंकशाफात सामने आए जिसमें बताया गया कि ई चालान के निफाज के बाद से जो अहलकार हैं, अफसरान हैं, उनकी जानिब से मुख्तलिफ ज़िलों में तबादलों के लिए दरख्वास्तें दी जा रही हैं। इन दोनों वाक़यात पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से सख्त अहकामात जारी किए गए, जिसमें बताया गया कि जो नंबर प्लेट्स की टैंपरिंग कर रहा है, जो नंबर प्लेट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि ज़िले पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। बग़ैर नंबर प्लेट्स के जो शहरी हैं उनको गिरफ़्तार भी किया गया है। इसके अलावा IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से एक अहम हुक्मनामा सामने आया है जिसमें कराची ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो अपने तबादले करा रहे थे उन पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आज के इस प्रोग्राम में हमने तफसीलन आपको तमाम तर हक़ाइक़ से आगाह किया। अब हम चलते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी, वहाँ हमारे नुमाइंदे वलीद मुख्तार मौजूद हैं, वो मज़ीद भी आपको आगाह करेंगे। प्रोग्राम सवाल में आपको एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। आज हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद का बड़ा जो तजारती मरकज़ है राजा बाज़ार, इसमें मौजूद हैं। यहाँ आम लोगों से पूछेंगे कि उनका जो कारोबार ज़िंदगी है वो कैसे चल रहा है, और साथ ही साथ जो एक बड़ा तबका, अहम तबका यानी ताजर बरादरी है, उनसे भी गुफ्तगू करके उनके मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि आम आदमी आज के दौर में कैसे सफ़र कर रहा है और जो ताजर हजरात हैं उनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं और बताएं कि कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी, या फिर जिसे हम कारोबार ज़िंदगी कहते हैं। राजा अंसर नाम है जी। तारुफ तो ये है, बाकी जो आपने कहा कि ज़रूरियात ज़िंदगी, कारोबार ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक जगह पे स्टक हुई हुई हैं। क्या उसकी क्या वजह? उसकी वजह आप देख लें कि लोगों का जो आमदन के मामलात हैं वो उतने नहीं हैं जितना उनके ऊपर वज़न डाल दिया गया। मिसाल के तौर पे आप गैस के बिल देखें, बिजली के बिल देखें, पेट्रोल प्राइसेस देखें। आप हर 15 दिन बाद कीमतें बढ़ रही हैं मेडिसन की। जो मेडिसन 115 रुपए की थी जी, आज वो 470 की हो गई है। इस मुल्क में मर गए हैं सारे, इनको ये नहीं पता कि लोग ज़िंदा रह रहे हैं या कब्र में उतर गए हैं। किसी बंदे को आके इनका हाल पूछने की तौफीक नहीं है। अपने महलों से निकलें, अपनी AC वाली गाड़ियों, AC वाले दफातर से निकलें, आके यहाँ पे लोगों को देखें। लोग जिंदा दरगोर हुए हुए हैं, ये चलती फिरती लाशें बन गए हैं। लोग अपने बच्चों के सामने जाते हुए बाप आँखों से आंसू रो के जाते हैं। अपने आप को पता नहीं किस तरह इकट्ठा करके वालिद जो है वो शाम को घर जाता है और सुबह फिर अल्लाह की आस पे निकल आता है कि शायद आज कुछ हो जाए, शायद आज कुछ हो जाए। यार कब तक तबाह करोगे आप लोग इस मुल्क को? कुछ ऐसा तरीकाकार नहीं, आप खाएं जितना मर्जी, लोगों को रोटी, उनके सर की छत और उनकी आम ज़रूरियात ज़िंदगी के काबिल छोड़ दें बस। अच्छा, आप ये फरमाइएगा, ये जो बातें, ये जो गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई भाई की, अग्री करते हैं या फिर हालात इससे कम ख़राब हैं और ये ज़्यादा एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भाई ने बात की, ये वाक़तन ये तमाम लोगों के दिलों की तर्जमानी करते ही हैं कि मुश्किलात जो है ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है लोगों की माशी हालात और उनका कारोबारी ज़िंदगी और उनका घर बार वो चलाना मुश्किल हो गया है कि वो एक वक्त में बिल देगा या फ़ीसें देगा। और हम खुद जहाँ रहते हैं, बच्चों ने अपने वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूलों से छुड़ा दिया कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अब आप उससे अंदाज़ा करें कि वो बच्चे माशरे के लिए क्या होंगे, वो माशरे के लिए ख़तरनाक होंगे, जराइम पेशा लोगों के हाथ चढ़ेंगे।
तो हर लिहाज से जो है ये सिर्फ माशी एतबार से नहीं, हम जो है ना वो अखलाकी एतबार से भी जो है वो ख़राब हो गए हैं। ये बताइएगा किस कारोबार से वाबस्ते हैं, क्या कारोबार करते हैं और कारोबारी हालात कैसे? सर मैं तो कपड़े का कारोबार करता हूँ। कपड़े का कारोबार तो ये काफ़ी अरसा हो गया कि बिल्कुल ठंडे पड़े हुए, टैक्स लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि बिजली के बिल उन्होंने महंगा किया हुआ है, सब कुछ महंगा। आजकल खर्चे पूरे हो जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, खर्चे नहीं पूरे हो खर्चे नहीं पूरे हो रहे सर। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं और आप क्या समझते हैं कि एक आम आदमी की इनकम कितनी हो और उसका गुजारा जो है वो अच्छा हो सके? मैं तो ये कहता हूँ सर, ये जो बिल आ रहे हैं, ये जो टैक्सेस लग रहे हैं, ये जो है ये आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। जो मसलन के तनख्वाहदार तबका है, जो मजदूरकार तबका है, जो सेलमैन तबका है, उनके लिए भी और दुकानदारों के लिए भी बहुत मुश्किलात के सामने हैं। बिल इतने आ जाते हैं कि दुकान के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मुलाजम नहीं रखा जा सकता है। अगर मुलाजम को रखो उसको इतना तनख्वाह नहीं दे सकते जितना उनका तनख्वाह होता है, उनका जो घर का खर्चा होता है वो पूरा नहीं हो रहा है। फरमाइएगा क्या हालात हैं, क्या कारोबार करते हैं और कैसी चल रही है ज़िंदगी? प्यारे भाई, मैं ख़ुद इम्पोर्टर हूँ, इधर मेरा होलसेल काम है। पहले मैं जो सामान मंगवाता था, सिंपल सा आइडिया देता हूँ, अभी जो इस दौर में मंगवाता हूँ तो एक तो सरमाया फ़र्ज़ करे पहले मेरे साथ जितना था वो हाफ़ हो गया, ठीक हो गया। दूसरा जो प्रॉफिट मेरा पहले था वो हाफ से भी कम हो गया। उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों? वजह सर जी ये है कि एक चीज़ है, फ़र्ज़ करें मैं पहले 100 रुपये का बेचता था, अब वो 500 का हो गया। ये मैं फैक्ट के हिसाब से बात नहीं कर रहा, अब दुकान में मैं आपको चेक करा सकता हूँ कि मेरे पास बिल है, पहले मैं कितने में बेचता था, अभी कितने बेचता हूँ। अगर एक चीज़ 500 की हो गई है तो लोगों की स्ट्रेंथ तो इतनी नहीं है। 100 वाली चीज़ अगर मेरे 100 बिकते थे तो 500 वाले मेरे कितने बिकेंगे? 5 ही बिकेंगे ना। तो आवाम में स्ट्रेंथ ही नहीं। महंगाई सारी दुनिया में प्यारे भाई आ जाती है, लेकिन आवाम में स्ट्रेंथ भी होते हैं, उसके आमदन भी होते हैं। इधर आमदन नहीं है। जितने एक बंदी की सैलरी है, जितने बंदी की आमदन है, लेट सपोज मैं खुद एक होलसेलर हूँ, मेरे जितने गोदाम के चार्जेस हैं, मैं जितने बिलों की मद में दे रहा हूँ, मैं जितने रेंट की मद में दे रहा हूँ, उससे कम मेरा आमदन है। तो अपने सरमाए से हम कार है। अब एक बंदा है, मिडिल क्लास बंदा है, आवाम है, उसका टोटल स्ट्रेंथ अगर टोटल आमदन ही उसकी 30,000 है और उसके खर्चे 60,000 है, तो ज़कात खैरात मांग के कर्ज़ वगैरह से अपना ख़र्चा चला रहे हैं। ये जो लोग सियासत में है या जो अपर हुक्मरान है, ये जो टीवी पे बताती है हकीकत नहीं है। वैसे तो रोज़गार ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गया है। क्या उसकी क्या वजह? उसकी बस ये जो कारोबार नहीं है, एक जो अफ़गानिस्तान से लोगों को निकाल रहे हैं, इसकी टेंशन है लोगों को। लोगों को वो कारोबार छोटा हो गया। जो अफ़गानी यहाँ पर थे, जो कागज़ चुनते थे, वो आजकल पराठों में घूम रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है मेरे भाई? तुफैल। तुफैल भाई, कैसा है कारोबार, निज़ाम ज़िंदगी कैसा चल रहा है, क्या करते हैं आप? हमारा करियाने का दुकान है और काम के हालात जो है ना डाउन है, बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं है और हर बंदा परेशान है। बिल शिलाते हैं, बिल बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं। कितना बिल आ जाता है बिजली का? तकरीबन 35-40 हज़ार करियाने का दुकान का। पहले जब आता था तो फिर 15,000 20,000 आ जाता था, अभी जो है ना दुगना हो गया उससे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे? ये राजा बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बड़ा हब समझा जाता है बिज़नेस का। जब हम जुड़वा शहरों की बात करते हैं, मसाइल क्या हैं यहाँ के? यहाँ के बहुत मसाइल है यार, बहुत। मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे हर टाइम रश होता है और यहाँ पे रेडी वाले जो है रोडों पे होते हैं। एक फोर्स बनी है पेरा, तो उसके यानी वजूद में आने के बाद कोई फ़र्क पड़े? हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, लाजमी फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हमारे साथ एक कारोबारी रहनुमा, ताजर रहनुमा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये फरमाइएगा, बड़ा कारोबारी मरकज़ है ये राजा बाज़ार, ताजरों के भी कोई मसाइल हैं और अगर हैं तो क्या मसाइल हैं? ताजरों के ये मसाइल हैं कि सबसे पहले तो जो राजा बाज़ार तोड़ फोड़ की है, तो ये बहुत ज़्यादा हमें परेशानी है कि लोडिंग अनलोडिंग का मसला है और ऊपर से बिल्कुल बाज़ार में कुछ चीज़ भी नहीं है कि 3-3 फुट 4-4 फुट मिट्टी निकाल के उठा नहीं रहे। सारा दिन हवा चलती है, दुकानदार बीमार हो रहे हैं, गले ख़राब हैं, कारोबार एक पैसे का नहीं है। तो अच्छा, ये किस वजह से तोड़ फोड़ की गई है? आपने इस हवाले से कोई इंतज़ामिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखा कि इससे कारोबार मुतासर होगा? हमने मौक़िफ़ रखा था,
डीसी के पास गए हैं, एसी के पास गए हैं, सबके पास गए हैं, कि गवर्नर साहब के पास भी गए हैं कि खुदारा इस बाज़ार को मेंटेन करो इस लिहाज से कि ट्रैफिक चले। और उन्होंने उल्टा कहा कि 2-2.5 अरब रुपया लगा के इसको मॉडर्न बाज़ार तो वो होते हैं जहाँ रिटेल की दुकानें होती हैं, जहाँ खाने पीने का मरकज़ होता है। ये तो होलसेल का मरकज़ है। यहाँ तो कपड़े की 40 किलो 50 किलो की एक गांठ आती है, वो मज़दूर ने उठा के दुकान पे रखनी, फिर बिकनी है, फिर वो बना के गांठ आज़ाद कश्मीर और उसके अलावा हरीपुर, एबटाबाद, मानसरा सब इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये होलसेल का बाज़ार है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ भी मंसूबे बना रहे हैं ये सिर्फ कौमी सरमाए को खपा रहे हैं। आज से 1.5 साल कबल राजा बाज़ार पे 5.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये इंतज़ामिया मौजूद थी, 5.5 करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद इस चीज़ पे 5.5 करोड़ राजा बाज़ार की सड़क पर और फुटपाथों पर उस 5.5 करोड़ रुपए का क्या होगा जब आपने इसको अब मंजो दौड़ों के खंडरात बना दिए। इर्द गिर्द का कारोबार सिफर हो गया। 9 माह गुजर गए। 9 माह में इर्द गिर्द के बाज़ार सारे के सारे मुतासर हुए, कारोबार मुतासर हो गया। आपने इसको अपने शौक़ के लिए बना रहे हैं, पब्लिक की ज़रूरत नहीं है, कतन भी नहीं है। ये मेन रास्ता है। अगर आपने इसको रास्ते को बंद किया 2-3 साल बाद इस पर एहतजाज होगा, तब आप नहीं होंगे, लेकिन ये अरबों रुपया कौम का ज़ाया होगा। आप इसको मॉडर्न बाज़ार बना रहे हैं, ये शहर का मेन रास्ता है जिसको आपने बंद कर दिया। ये ट्रैफिक के बगैर इसका चारा ही नहीं। आज आप देखिए गली मोहल्लों में ट्रैफिक घुस गई है, गली मोहल्लों में पैदल चलना माहौल हो गया राजा बाज़ार की बंदिश की वजह से। गर्द का आलम यह है कि इर्द गिर्द बीमारियाँ फैल रही हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, लेकिन वो उस पर ना तो जल्दी कर रहे हैं ना वो मामलात कर रहे हैं, बगैर पूछे। इससे पहले इन्होंने यहाँ प्रेस क्लब के साथ सस्ता बाजार लगाने की कोशिश की। बिल्कुल कोशिश हुई थी। हमने इनसे कहा था कि इर्द गिर्द आबादी नहीं है, आप पैसे का ज़ाया करेंगे। 2 करोड़ रुपया उस वक्त इन्होंने ज़ाया किया और 1.5-2 साल बाद ताजरों को मुशक्क़त दे के ज़बरदस्ती वहाँ बिठाया और कुछ ना हो सका। बिल आखिर वो 2 करोड़ रुपया कौम का ज़ाया हो गया और ये भी कौम का पैसा ज़ाया होने के लिए जा रहा है। इसका कौम को, गरीब आवाम को, मकरूज़ कौम को इसका कतन कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये जिस प्रोजेक्ट की ये बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी दीगर मसाइल हो सकते हैं शहर में। आप बताइएगा आपकी क्या कारोबारी सरगर्मियाँ हैं और आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी, मैं इस रोड का सदर भी हूँ जी, जिस रोड पे आप खड़े हैं, और इस रोड के, इस लियाकत रोड के, और इसके मसाइल आप देख लें। मैं ख्याल दुकानदारों से ज़्यादा फैसिलिटेट अगर किसी को किया जा रहा है तो वो रेडी वालों को है। इनको तो एक पैरा फोर्स बनाई गई है कि इनको हटाना है, आप कह रहे हैं फैसिलिटेट किया जाए। कहाँ है पैरा फोर्स? पैरा फोर्स बनाई गई, जितने भी इदारे बनाए जाते हैं वो तमाम दुकानदारों को हरासमेंट के लिए बनाए जाते हैं, दुकानदारों के नुकसान के लिए बनाए जाते हैं। ये वो दुकानदार हैं जो टैक्स देते हैं, जिसके टैक्सों से उन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन उनका तमाम का रिएक्शन सिर्फ दुकानदारों पे आता है, किसी रेडी बांध पे नहीं आता। किसी लोगों को यहाँ से ये देखें ये क्या हालात हैं। आपने वहाँ से लियाकत बाग से यहाँ तक मैं 1 घंटे में ट्रैवल किया। हाँ बिल्कुल, ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, आप भी ताजर रहनुमा हैं, फरमाइएगा क्या बुनियादी मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, पार्किंग जो है ये एक बड़ा इशू है, इससे कारोबार कैसे मुतासर हो रहा है, आप क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो देखें जी, जो हमारा ताजरों का सबसे बड़ा मसला है ना, वो हमारा ट्रैफिक का है। देखिए, जब तक हमारे बाज़ारों के अंदर ट्रैफिक के ज़रिए क्लाइंट नहीं आएगा, हम अपना कारोबार कैसे चलाएंगे। गवर्नमेंट ने पीरा फोर्स बना दी, इंक्रोचमेंट के हमले बना दिए, सारा कुछ वो काम अपना कर रहे हैं। दुकानदारों को इन्होंने 3 फुट तक महदूद कर दिया, तमाम दुकानदार आगे। अब ये जो रेडी वाला मामला है, देखें ना, पूरे रोडों के ऊपर रेडियाँ खड़ी हुई हैं। इनके लिए हम दुकानदार, हम ताजर लोग जो है ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, इनके ऊपर भी कोई इनका सदेबाब किया जाए। इन रेडी वालों को आपने ये तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन इसलिए किया था कि हमारी ट्रैफिक के अंदर रुमानी रहे, रोड खुल जाए, क्लाइंट की जो अप्रोच है वो बाज़ारों तक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। दुकानदार तो अपनी जगह पे महदूद हो गए, उनका नुकसान हुआ जिस तरह भी है, वो गवर्नमेंट के साथ मिल के अपनी लाइनों के ऊपर महदूद है। लेकिन ये जो रेडियो वालों का मामला है, इसको हम आपसे अच्छा ये बताइएगा, चूँकि ट्रैफिक की जो रवानी है ये ट्रैफिक पुलिस का काम है, और मैं समझता हूँ कि अगर 2 से 3 वार्डन इस रोड पर लगा दिए जाएँ तो ट्रैफिक तो रवाना हो जाएगी। तो आपने इस हवाले से कुछ CTO साहब से, किसी दीगर आला हुकाम से को मुलाकात की, अपने मसाइल उनके सामने रखे? जी, हमने बिल्कुल उनके सामने ये मसाइल रखे हैं, और हम आपके तवसत से भी उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आपके सामने ही, अब आपने आके देखा भी है, वो अपनी तौर पे कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब कोई भी इंतज़ामिया आती है वो रेडियो वाले भाग जाते हैं।
जब वो इंतजामिया वापस जाती है वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है ना जिस शहर का, वो रावलपिंडी शहर का सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वो पार्किंग प्लाजास का। ये अरबों रुपये लगा के राजा बाज़ार के अंदर पैसे लगा रहे हैं, मामलात कर रहे हैं। पिंडी शहर को खूबसूरत होना चाहिए, हम इनके साथ हैं। तमाम ताजर तंजीमें इस चीज़ पर मुतफ़िक़ है पिंडी शहर को खूबसूरत बनाना चाहिए। हम इनकी खूबसूरती, इस शहर को खूबसूरत बनाने में इनके साथ पूरा तावन करते हैं। अब ये जिस पार्किंग प्लाजा के सामने आप खड़े हुए हैं, ये अरसा दराज से बना हुआ है। मैंने जो साबका कमिश्नर साहब थे उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि सर इसके ऊपर आप 2 मंजिलें और बना दें ताकि यहाँ पे हमारा पार्किंग का जो मसला है वो हल हो जाए, लेकिन उसके ऊपर किसी तवज्जो दी। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। मेरा तल्लुक़ राजा बाज़ार से है, मैं प्रेसिडेंट हूँ राजा बाज़ार का। असल बात मेरे 2 भाइयों ने पहले भी जिक्र किया है कि ये जो रोड का काम शुरू हुआ है, बेसिक ये काम है कि यहाँ पे बिजली का जो तार हैं उसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। हम उसकी जनाब हौसला अफजाई करते हैं, उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो अब पोजीशन नज़र आ रही है, आज तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, वहाँ पे जो काम शुरू हुआ था वो भी ख़त्म हो गया है। हमारी सुनवाई ये है कि ठेकेदार को पैसे ही नहीं मिले, जिसकी वजह से कोई लेबर इस वक्त राजा बाज़ार में आप जाके भी देख लें काम नहीं हो रहा। जब काम हो रहा हो तो चलो फिर दिल को तसल्ली होती है, आखिर एक दिन ये मुकम्मल हो जाएगा। तो असल हमारा जो बुनियादी मसला है, भट्ट साहब ने और मीर साहब ने यही कहा है कि जब तक राजा बाज़ार की ट्रैफिक डिंगी खुई से फुवारा चौक तक नहीं खुलेगी, पूरी पिंडी की ट्रैफिक ठीक नहीं हो सकती। तो हमारा ये मुतालबा फिर भी है कि अगर आप अंडरग्राउंड आप लाइनें कर भी दें और आपको फिर भी जो है ना ये ट्रैफिक खोलनी चाहिए, और इंशाल्लाह हम खुलवा के छोड़ेंगे, क्योंकि हम पिंडी के बासी हैं और हमने इधर ही रहना है। मेन आर्टरी यही है। रावलपिंडी के आवाम और ताजर बरादरी के जो मसाइल हैं उनका अगर हम शुमार करना चाहें तो शायद वो शुमार से बाहर हैं। यानी मसाइल का एक अंबार है, मसाइल हमने आपके सामने रखे। प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है। जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से हैदर खल हमें अवामी मसाइल से आगाह करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खल। नाजरीन, इस वक्त मैं परिंदा मार्केट लाहौर में मौजूद हूं, जिसको टीपा की जानिब से मिसमार कर दिया गया है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 150 दुकानें इधर मौजूद थी परिंदों की, जहां पर कारोबार होता था। कुछ दिन पहले आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो परिंदे थे मुख्तलिफ़ किस्म के, उनकी आवाज़ें हमें सुनने को मिलती थी, लेकिन अब आपको हर तरफ ईंटें ही नज़र आ रही हैं और कोई परिंदा इधर मौजूद नहीं है। और जो दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनका रोज़गार जो है वो छिन गया है और वो हुकूमत से एक मुतालबा कर रहे हैं कि उनको मतबादल रोज़गार दिया जाए, नहीं तो उनकी जो ज़िंदगियां हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। किन मुश्किलात का सामना है दुकानदारों को, आए उनसे जानते हैं, हमारे साथ रहें। आप इस मार्केट में काम करते हैं? मेरी यहाँ पे 3 दुकानें थी, 2 ये मेन वाली जिसके ऊपर आप कर रहे हैं, एक ये दाना पड़ा हुआ है, एक दाने की थी, एक बर्ड्स की परिंदों की थी, और एक मेरा गोदाम बना हुआ था। कितने साल से थी? मुझे तकरीबन 17-18 साल हो गए यहाँ पे। 17-18 साल हो गए। पहले कभी नोटिस नहीं हुआ और हुकूमत की जानिब से आपको नहीं कहा गया? सर जी, इस दफ़ा भी नोटिस कोई नहीं हुआ, तो पहले भी कोई नहीं हुआ। अच्छा, कोई 1 मिनट का नोटिस नहीं मिला, 1 मिनट का टाइम नहीं मिला, ना हमें दिया गया। अगर ये कहते हैं ना हमने इनको 2 मंथ पहले बताया है, तो हमें को नोटिस बताएं कहाँ पे किसको दिया है। जब मैं एक बंदे को मकान किराए पे दूंगा, खाली करवाना होगा 2 मंथ 3 मंथ पहले बताऊंगा ना। एग्रीमेंट इनके साथ था आपका? कितने साल? 100 साल की लीज होती है महकमा औकाफ की, 100 साल की लीज पे ये दुकान। कितना वक्त बाकी बचा था? अभी 32 साल गुजरे हैं। ये परिंदा मार्केट बने हुए 32 साल हुए हैं जी, 32 साल, 32 से 33 साल गुजरे हैं। और भाई, और मैं घर गया हूँ 3 दिन से, मैं परेशान हूँ। मैंने करना गया आगे, मैंने सोचा गया है, पहले सोचा गया था, ये हो गया है। मैं तो परेशानी में मुब्तला हूँ। सुबह का नाश्ता नहीं किया, रास्ते में एक दोस्त मिला, यार पानी पिले सादा। मैं कहा यार दिल नहीं करता पे चलिए, और मैं आके इतने बह गया, इधर बैठा हूँ तो ये हिसाब किताब है कि परेशानी का आलम। यकीन करे घर जाता हूँ, बच्चों की तरफ देखता हूँ ना, या अल्लाह तू हमारा परवरदिगार है, तू हमें रिज़्क़ देने वाला है। इन्होंने तो हमसे सारा कुछ छीन लिया, हम किधर जाएंगे? हमारे पास कारोबार ही नहीं। मेरे इधर दाने के तोड़े थे, मेरे पिंजड़े थे, हर चीज़ तो उन्होंने बुलडोज़र पेड़ के बर्बाद कर दी। खाने भी नहीं दिए। और भाई क्या उठाने देते? यकीन करे मेरे पिंजड़े दीवार के साथ लटके हुए थे, जिसमें मैंने ना परिंदे डाले हुए थे। रात को चूहा पड़ता है परिंदों को ना अक्सर, तो मैंने लगाए हुए थे। मैंने कहा यार रात को चूहा नहीं पड़ेगा,
उन्होंने ऊपर से वो क्रेन का वो मारा है, वो पिंजड़े भी नीचे गए हैं, बॉक्सेस भी टूट गए हैं। बॉक्सेस में इतने इतने बच्चे थे, इतने इतने बच्चे थे कुछ जोड़ों के। मेरे कबूतरों के बच्चे, मैंने वीडियो नहीं बनाई, पिंजड़ों के साथ ऐसे लटके हुए मरे हुए हैं, वीडियो नहीं बनाई। मेरे से ये गलती हुई है। बच्चे कितने हैं, फैमिली है? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा भाई, 2 भाई हैं घर में। मेरी माँ अपना घर है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना, दुकानें भी अपनी थी, रेंट उनको पे करता था। अब इस मेरे पास पैसे नहीं है, यकीन जानिए मैं 25 से 30 लाख का कर्जई हूँ इस टाइम। झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कर्जई हूँ। आशा लीला कारोबार भी गया, आशा लीला। खुली आवाज़ दे रहा हूँ, जिन्होंने मेरे से पैसे लेने हैं ना भाई, अगर मेरे से पैसे लेने हैं तो मुझे गोली मार दे, मेरे पे FIR ना देना, आपकी मेहरबानी। मैं इतने जोगा नहीं हूँ, अल्लाह मुझे कारोबार देगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होगी मैं कर्ज उतार के जाऊँ। कर्जदार का जनाजा अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ाया था, या तो मुझे खुदा के लिए अल्लाह के वास्ते माफ़ कर देना, या फिर मैं इतने जोगा हुआ तो आपको दे दूँगा। आप देख रहे हैं कि लोगों की मुश्किलात जो हैं किस तरह से, और भी दुकानदार हैं। आप मुझे बताएंगे, आपकी भी इधर दुकान? हाँ जी, मेरी दुकान थी। किधर थी? जो वो सामने दरख्त है ना, दरख्त के साथ। भाई के आंसू देख ले, आंखें देख। हम तो रो रहे हैं, क्या बनेगा हमारा? बच्ची मांगते हैं, कुछ है नहीं, जेब में है नहीं। ये देखें, इतना बड़ा हूँ, ठीक है ना, कारोबारी ये पैसे पड़े, ये शरारती काट रखा, क्या करें हम? किधर जाए? खाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम? कारोबार पे कितना पैसा लगाया? और कारोबार में कम से कम 10-12 लाख रुपए का कारोबार था। चलो उधर से पकड़ के उधर से वो सब मिट्टी हो गया। ठीक है, जिंदगी की जमा पूंजी यही, पूरी जिंदगी और तो है ही नहीं हमारे पास। एक मोटरसाइकिल है जिस पे आ जा सकते हैं बस, और कुछ नहीं है। इसके अंदर ही परिंदे कम से कम ज़्यादा 80 या 100 परिंदा होगा, लाभबर्ड, सेलियन, वो भी बीच में खत्म हो गया। टोटल मार्केट है, हाँ जी, कितनी दुकान? 149 दुकानें इधर। 149 दुकाना ने कम से कम 20-25-30 बंदे ने सामान काट लेता है। एवं मैं झूठ वाला सारा रोड गया जी, वो झूठ है। तो बाकियों ने फिर क्यों नहीं निकाला? भाई वो घर से इतला ही नहीं है। जो 20-25 थे उनको इतला मिल गई? हाँ, इतला मिली, जिसके नंबर थे ना यूनियन के पास, उन्होंने फ़ोन किया जल्दी आयो, दुकानें गिराई जा रहे हैं। वो सोया हुआ था, 4:15 बजे, 4 बजे ऑपरेशन कर दिया ना शुरू, 4:15 के 4 बजे, रात के 4 बजे, सुबह अजाना के टाइम, जो कोई देखे ना, कोई मीडिया ना आ जाए। कितने घंटे में ऑपरेशन खत्म हो गया? वो भाई 3 घंटे में उन्होंने 5-6 क्रेनें थी, जल्दी उन्होंने गिरा के। वो गरीब लोगों की ये दुकानें थी, और कोई बड़ा सरमायादार इधर कारोबार नहीं कर रहा था। और सूरत हाल आपके सामने है, हुकूमत ने मिसमार कर दी हैं, और भी दुकानदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी भी इधर दुकान थी कोई? किधर थी? मेरी वो ये आगे दुकान थी 32 नंबर। क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा भाई, वो 2-4 पिंजरे जो निकाल लिए, उसके बाद सारा वो तोड़ दिया उन्होंने, उसमें माल भी था। गुजारा कैसे होगा? गुजारा फारिग फिर रहे हैं अल्लाह की आस पे, शायद कोई अल्लाह पाक को सब बना दे हमारा। कितना पैसा लगाया था, कारोबार कैसे खड़ा किया? भाई पैसा क्या होता है हमारे लिए, तो यही होता है ना कि 2 लाख रुपए से घर का निज़ाम चलाना, बस इससे अलावा तो और कुछ भी नहीं होता। इधर से 1000-2000 कमाना, घर जाके खर्च कर देना, फिर दूसरे दिन की सोचनी कि दोबारा कमाएं। कितने दिन हो चुके हैं आपने कमाया नहीं? ये 5 तारीख को शुरू हुआ काम, तब तक अब इधर ही फिर रहे हैं हम लोग। घर कैसे चला रहे? घर अल्लाह की सुपुर्द है। ये देखो, उसका बेटा भी साथ हुआ है, पापा ये अल्लाह की सुपुर्द। ये स्कूल जाता था, तब का स्कूल भी नहीं जा रहा। अच्छा, ये बच्चा स्कूल जाता था जी, आपके साथ? ये मेरा बेटा है, स्कूल में पढ़ता था। पैसे नहीं है तो फीसें कहाँ से देंगे हम लोग? इनकी फीसें, इनका खर्चा कैसे करेंगे? इधर से रोज़गार कमाना था, घर में खर्च करना था, फीसें देनी थी, सारा कुछ करना था। अब ये बच्चा है जी, और ये जब से रोज़गार ख़त्म हुआ है और बच्चा स्कूल नहीं गया, इनसे बात किया, मुझे बताया कि कब से स्कूल नहीं गया? ये जब से मार्केट हटिया। स्कूल क्यों बंद किया जाना? वो फीस मांग रहे हैं, वो कह रहे फीस तो नहीं, तो पेपर आ रहे हैं आगे। कितनी फीस है? ये फीस 1200 रुपये। 1200 रुपया फीस है, और वो फीस मांग रहे हैं आपके पास, वालिद साहब के पास नहीं है देने के लिए? हाथ जोड़ सकते हैं गवर्नमेंट से, मरियम नवाज से हाथ से जोड़, जो माँ बनती है उन बच्चों का भी कुछ सोचे ना। हम तो हाथ जोड़ सकते हैं बस। हम बदमाश नहीं है, गुंडे नहीं है, ठीक है ना, दहशतगर्द है ना, अखवानी है, हम पाकिस्तानी है। हम रो रहे हैं, क्या करें हम?
क्या करें हम? छोटे छोटे बच्चे हैं, किधर जाएं हम? हम आते थे तो यकीन करो कि ऐसे करते परिंदों की नहीं हमारी कब्रें निकली पड़ी है। ऐसे वो हम तो मरियम नवाज से गुजारिश करते हैं ये हमें रोज़गार दिया जाए। सदर परिंदा मार्केट सलीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि कितना नुकसान हो गया है आपकी मार्केट का? बस ये मैं कहूँगा कि रोड पे आ गए। रात को करोड़पति थे, सुबह रोडपति हो गए। कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। सुबह 4 बजे कौन आता है दुकान की? लाहौर की तरीक़ों में सिर्फ चंद होटलों वाले थे, उनको निकाल के उनकी दुकानें डिमोलिश की गई। मैं मौके पे यहाँ मौजूद था। लोग इनके पाँव को भी हाथ लगा रहे थे कि ये परिंदों का माम है, आप सामान हमें निकाल लें तो खुदारा ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। कोई सुनी नहीं गई। हम आज तक परेशान सिर्फ इस वजह से हैं कि ये कौन लोग थे। हम पिछले 8 महीने से लहर में हमारी ये मार्केट थी। लहर का पता है आपको ना, ये जो 18 मार्केटें जानी हैं सर के, उसमें ये मार्केट थी। मियाँ नवाज शरीफ के सेक्रेटरी मियाँ वकार के साथ हम 24 घंटे राब्ते में हैं। DCO साहब सैयद मूसा रज़ा, अपना असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर, अपना राय बाबर अली, बिलाल यासिन साहब, मियाँ, सब के साथ 8 महीनों में सैकड़ों मीटिंगें हमारी हुई। और हमें आखिर पे मियाँ नवाज शरीफ के सेक्रेटरी ने मियाँ नवाज शरीफ का हमें पैगाम दिया कि आपको मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम है कि आपको कोई 1 इंच भी नहीं लाएगा, आपके प्लाजे बनने हैं, 2027 में मुकम्मल होने, जब होंगे अपना सामान उठा के चले ना। अच्छा। हम तो उनके एजाज़ में इवेंट करने वाले थे, हम बुला रहे थे उन्हें, वो कह रहे हैं जी कुछ थ्रेड है, तो हमने कहा जी आने के बाद में कर लें। अच्छा सदर साहब, एक दम से तो कोई नहीं आता और गिरा के चला जाता है, आपको नोटिस वगैरह नहीं दिया गया पहले? देखें, हम मुसलमान हैं, मेरा तो बात कर कर के मेरा गला ही थक गया। मैं तो यहाँ मुसलमान के लिए सबसे जो बढ़ के होता है कलमा और हमारा कुरान। मैं कामिल ईमान के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम यही तो हम रो रहे हैं कि इन्होंने किया क्या है। 4 तारीख को 1 बजे मुझे फ़ोन आया असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर से कि जी आपको 3 बजे बुलाया है। 3 दफ़ा उनके फ़ोन आए 2:30 बजे तक, आ रहे हैं। हम पूरा बोर्ड गए हैं वहाँ पे। वहाँ के LDA के बंदे बैठे, दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, औकाफ के भी बैठे हुए हैं, लहर के वाले भी बैठे हुए हैं। पहले लहर वालों से उन्होंने पूछा वाकई ये है? उन्होंने कहा हाँ जी ये इनका मार्केट है। वकार मल्ली साहब बैठे थे, उन्होंने कहा इनकी मार्केट है और ये उसमें है। उन्होंने कहा जी आप क्या चाहते हैं? मार्केट गैर कानूनी नहीं थी? हम भाई हम पर्ची, हम यहाँ पे जो है ना, ये देखें, ये महकमा औकाफ की पर्ची है। 6 लाख रुपये महीना हमारा यहाँ जाता है। ये देखें, कोई हमने बनाई हुई है, इसको ले जाए ना और जाके महकमा से सवाल करें कि ये लोग जो आप बैठे हुए हैं ये कोई कब्जा ग्रुप है। इस मार्केट की हिस्ट्री ये है कि हम 1 महीने का कितना पे करती है? 3200, 5000, 6000 तक है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपका मुतालबा क्या है पंजाब हुकूमत? हमारा मुतालबा ये है कि खुदारा ये गरीब लोग हैं, इनको कंपनसेट किया जाए, इनके कारोबार, इनके रोज़गार दिए जाएँ। ये लोग रोड पे आ गए हैं। खुदा रसूल की कसम, कल मुझे 3 ताजरों ने दाल और रोटी लंगर, उन्होंने कहा सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था, रो रहे थे। ये बहुत गरीब लोग हैं, ये मर जाएंगे, ये जलील हो जाएंगे, इनके ख़ानदान रुल जाएंगे, इनकी बच्चियां रोडों पे आ जाएंगी। इनके लिए कुछ किया जाए। अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो फिर तो आपका लाया इंशाल्लाह ये सुन ले, मैं खुदकुशी करूँगा, पहली मैं करूँगा। अगर इन्होंने ना किया ना तो हम मरेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। और अपना मुतालबा हमने अल्लाह की अदालत में रख दिया है कि अल्लाह तू देख रहा है, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। कर्जे और कत्ल की माफ़ी नहीं है, ये हमारा कर्जा, ये इंशाल्लाह उधर जाके भी लेंगे। दरअसल बात ये है कि जो हुक्मरान होता है कौम का माँ बाप होता है ना वो तो, और ये तो हमारी कौम की बेटी भी हैं और बहैसियत साहिब इक़्तिदार होने की हैसियत से कौम की माँ भी हैं। तो इनसे तो ऐसी ना उम्मीद है और ना ही लगता है कि इनके कोई ऐसे ऑर्डर्स हैं। ये तो इनके दाएं बाएं जो वज़ीर मुशीर हैं उन्होंने कोई इनको जो प्रोजेक्ट्स और प्लान जिनके दिमाग में डालते हैं ना, कि कहा जा रहा है कि दाता दरबार की रीमॉडलिंग करने जा रहे हैं। रीमॉडलिंग करें, हम कब कह रहे हैं, बिल्कुल करें तरक्याती काम। तो रीमॉडलिंग जो है वो किसके लिए करनी है? दरख्तों के लिए, पौधों के लिए, इंसानों के लिए नहीं करनी। तो इंसान जो बेचारे भूखे मरेंगे, अब उनका जो रोज़गार रोज़ का ख़त्म हो गया है, उसका क्या हल है? इसका जवाब कौन दे सकता है? परिंदा मार्केट के दुकानदारों की बात तो आपने सुनी और दुख दर्द भी आपके सामने है। हुकूमती मौक़िफ़ इस पर क्या है? हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी हाउसिंग सुल्तान बाजवा, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का बाजवा साहब। परिंदा मार्केट गिरा दी गई है और लोग बड़े परेशान हैं, हुकूमत करना क्या चाह रही? सबसे पहले शुक्रिया, आपने हमें भी मौक़िफ़ देने का मौका दिया है। तो जिस तरह देखें, जो मेजर प्लान CM साहिबा का है, मैं उससे बात शुरू करूँगा। जो एंटी इंक्रोचमेंट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है पूरे पंजाब में, देख लें, इंक्रोच जो एरिया है उसे क्लियर करके बाज़ार प्यारे किए जा रहे हैं, सड़कें खुली की जा रही हैं। और इसी तरह लाहौर में जो दाता दरबार है उसे रीमॉडल कर
उसके जो बाज़ार हैं उन्हें साफ़ सुथरा और जो लोग आते हैं उधर उनके लिए अच्छा किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि इस तरह से जो दुकानें हैं उनको गिरा दिया जाए, उनको बताया ना जाए? अभी तो ये दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि उन्हें बताया नहीं गया। जिस तरह ये आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी इंक्रोच जगह हैं, चाहे वो मेरे हल्के में क्यों ना हो, मेरे काफ़ी वोट ख़राब हुए हैं, लेकिन उससे मेरे शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। उससे जो कब्ज़ा काफ़ी अरसे से करके एक सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए थे वो हट गए हैं। उन्हें सबसे पहले जो पूरे पंजाब में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, सबसे पहले उन्हें नोटिस दिए जाते हैं। 2 या 3 दफ़ा नोटिस दिया जाता है कि आप दुकानें खाली कर लें, अपना कीमती सामान निकाल लें। क्योंकि एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, उसने भी फ्रिजें वगैरह निकालनी है, कोई सुनार की दुकान है, उसका काफ़ी कीमती गोल्ड पड़ा हुआ है, ऐसे जाके तो कोई भी नहीं गिरा देगा। तो हर जगह पहले नोटिस जाता है, नोटिस के बाद टीम्स जाकर ऑपरेशन करती हैं। तो जिस तरह अभी परिंदा मार्केट की बात की, उन्हें भी नोटिस काफ़ी जारी किए गए, वो मैं मीडिया के साथ शेयर भी कर दूँगा। और कल ही मेरी इस पर काफ़ी डिस्कशन हुई है DG LDA ताहिर फारूक साहब से, तो उनसे मैंने यही बोला कि काफ़ी वीडियोज़ भी गर्दिश कर रही हैं जिसमें दिखाया भी जा रहा है कि जानवर भी कुछ उधर दबे हुए हैं। तो उसका क्या, वो क्यों, कहाँ से वीडियोज़ आई हैं? वो अगर हमने नोटिस दिए हैं, हमने दुकानें खाली करवाई हैं और स्क्रीन पे आप विजुअल भी दिखाएं इस आवाम को कि जिस तरह LD और टीपा की टीम्स ने मिलकर, उन्होंने LD की जैकेट्स पहनी हुई हैं, वो सारे परिंदों को वहाँ से रिमूव करने में हेल्प कर रहे हैं। बिफोर इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से पहले उन्होंने वो रिमूव किए उधर से। अच्छा, ये जो लोग हैं इनको कोई मतबादल जगह दी जा रही है? क्योंकि उनका तो जो रोज़गार था इसी से चलता था और रोज़ी रोटी भी इसी से कमाते थे, तो अब वो काफ़ी परेशान। सबसे पहले तो ये था कि सरकारी जगह पे कब्ज़ा खाली करवाना था, जिस तरह वो करवा लिया गया। इस पे आगे कोई लाहे अमल अभी तक नहीं बनाया गया। तो इस पे जो प्रॉपर हम इंक्वायरी करके कि वो वीडियोज़ आ किधर से रही हैं, अगर हमने वो सारी खाली करवा ली गई हैं, तो जो मेरा इसमें मानना है कि काफ़ी दुकानदारों को जब नोटिस दिया जाता है वो नॉन सीरियस एक्ट करते हैं, वो लेते नहीं हैं। तो ये हुकूमत की और LDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि एक एक दुकान जाके चेक करे। जो दुकानों के मालिकान ने मदद मांगी, हमने उनकी मदद की, तो उसके बाद ही ये डिमोलिशिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। लोग वहाँ पर कह रहे हैं कि वो खुदकुशियाँ करेंगे अगर हुकूमत ने उनका साथ ना दिया। आप भी जानते हैं, बाकी जो आवाम देख रही है उसे भी इतना पता है कि सरकारी जगह पर जब कब्ज़ा आपने किया हुआ है, कोई पिछली हुकूमतें से सीरियस नहीं लेती थी। अब कोई सीरियस लेना चाह रहा है तो उसे इस तरह ब्लैकमेल किया जाता है। तो इसी तरह है कि आप किसी सरकारी जगह बजाय घर बना लें, कल कोई खाली करवाने आपके मैं खुदकुशी कर लूँगा, तो ये बिल्कुल ही लॉजिकलेस बात लगती है मुझे। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ सुना। इनका ये कहना है कि पहले नोटिस भी दिया गया था और उनको बताया गया था कि ये जगह खाली कर दें, उन्होंने नहीं की। फिर जाके जो टीपा है उसकी जानिब से एक्शन लिया गया है। आज के प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान हैदर खरल को इजाज़त दें। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। रब रख।